वेलकम टू ए लेवल्स अकेडमी इस्लामाबाद। इस वीडियो के अंदर हम इंश्योरेंस के बारे में पढ़ेंगे कि जब भी सेल्स आप करते हो तो सेल्स के अंदर इंश्योरेंस का क्या रोल है और अलग से भी इंश्योरेंस को क्या कहते हैं, इसकी कितनी काइंड्स हैं और कौन लोग इंश्योरेंस करवाते हैं और किन के ज़रिए आप इंश्योरेंस करवा सकते हो। ठीक है, तो वो सारा हम इस वीडियो में पढ़ेंगे। सही है। इंट्रोडक्शन स्टार्ट करने से पहले आपकी स्क्रीन पे एक वीडियो प्ले होगी, आप प्लीज़ वो वीडियो देख लें। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप सब में से जो भी स्टूडेंट मुझसे नोट्स ख़रीदना चाहता है, आप क्या करेंगे, मेरा ये इंस्टाग्राम अकाउंट आपको दिख रहा है, आप यहाँ पे जाके अपना ऑर्डर डाल सकते हैं नोट्स के लिए। बहुत से स्टूडेंट्स ने आकर यहाँ से मुझसे ऑलरेडी नोट्स खरीदे हैं। ये आपके सामने मैंने चैट्स दिखा रही हूँ आपको। मैंने नेम इसलिए हाइड कर दी स्टूडेंट्स के ताकि उनकी प्राइवेसी डिस्टर्ब ना हो। अभी भी एक और स्टूडेंट की रिक्वेस्ट आई हुई है कि वो मुझसे नोट्स खरीदने के लिए आई है कि ये पेड लिखा हुआ है, पेड है। ये वो स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने नोट्स मुझसे खरीद लिए हैं। ऑर्डर लिखा हुआ आ रहा है, ये वो स्टूडेंट है जिसने नोट्स खरीदने हैं, पैसे पे नहीं किए। तो जैसे ही ऑर्डर के लिए पे कर देंगी मुझे, तो उसके बाद इनको नोट्स जो है ऑन टाइम मिल जाएंगे। आपके सामने मैं एक स्टूडेंट के चैट खोलती हूँ। ठीक है, ये आप देखें, मैंने स्टूडेंट की चैट खोली है। यहाँ पे इसको मैंने प्रॉपर्ली सारे नोट्स अपने PDF सेंड कर दिए जैसे इसने मुझे पे किए। ठीक हो गया। तो इस तरह से इसे खरीद सकते हैं ऑन माई इंस्टाग्राम अकाउंट। मेरा फेसबुक पेज भी है, वो भी आपको दिखाती हूँ। ये मेरा फेसबुक पेज है जहाँ पे मैं डिफरेंट इन्फॉर्मेशन डालती रहती हूँ, जैसे कि पास पेपर्स की इन्फॉर्मेशन, पास पेपर्स की पिक्चर, ये सारी चीज़ें आपको मेरे फेसबुक पेज पर आराम से मिल जाएंगी। यानी कि जितने भी पास पेपर है, जो भी लॉ रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो सारी आपको मेरे फेसबुक पेज पे मिलेगी। स्टूडेंट्स और टीचर के नोट्स आपको मेरे फेसबुक ग्रुप पे मिलेंगे। अब तक इस ग्रुप पे कम से कम 200 लोगों ने ज्वाइनिंग कर लिया। आप भी इसको ज्वाइन करें, जिससे आपको फ़ायदा ये होगा कि आपको टीचर्स के नोट्स और स्टूडेंट्स के नोट्स इस तरह से फ्री में मिल जाएंगे। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया वो वीडियो देखने के लिए। अब हम इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन। लाइफ इज़ फुल ऑफ रिस्क, एक्सीडेंट्स, इलनेसेस, natural disasters or sudden losses can happen at any time। तो यहाँ पे पहली लाइन में आपने ये बताना है कि जो ज़िंदगी है हमारी, इंसानों की जो ज़िंदगी है, वो हर वक्त रिस्क पे होती है। क्यों? क्योंकि हमारे ज़िंदगी के अंदर एक्सीडेंट हो सकते हैं। यानी कि हम गाड़ी पे कहीं सफ़र पे जा रहे हैं तो रास्ते में एक्सीडेंट हो सकता है, जहाज़ पे हो सकता है एक्सीडेंट, ट्रेन पे हो सकता है एक्सीडेंट, या वैसे ही आप चलते हुए कहीं जा रहे हो, गिर जाते हो तो बहुत बड़ा हादसा हो सकता है आपके साथ। उसके साथ साथ बीमारियां इंसान को लग सकती हैं ऐसी जिससे जान भी जा सकती है। अगर हम नेचुरल डिज़ास्टर को देखें, जैसे कि ज़लज़ला आ जाए, घर गिर जाए, उसमें भी इंसान की जान जा सकती है। एंड टॉर्नेडो हो गया, कहीं पे टॉर्नेडो आ जाए तो घर पूरे उड़ जाते हैं। ठीक है, इंसान भी उसमें मर सकता है। तो इस तरह की जो नेचुरल डिज़ास्टर्स हैं, नेचुरल डिज़ास्टर्स मीन्स जो कुदरती तौर पे ऐसी चीज़ हो जाए, यानी कि ज़मीन हिल जाना, जैसे ज़लज़ला हो गया, या बहुत ज़्यादा पानी आ जाए जिसको हम सुनामी कहते हैं, उससे क्या होता है, इंसान डूब जाते हैं। तो ये जितनी भी चीज़ें को नेचुरल डिज़ास्टर्स होते हैं, इससे भी इंसान मरते हैं। उसके साथ साथ कोई भी सडन लॉस हो जाए, ये चीज़ें जो भी हैं, यानी कि एक्सीडेंट हो जाए, इलनेसेस, नेचुरल डिज़ास्टर या कोई भी लॉस हो जाए, ये चीज़ें जो है इंसान की ज़िंदगी में आती ही आती हैं। हम सब की ज़िंदगी में इनमें से कोई ना कोई चीज़ हुई होगी। ठीक है, आगे आपने बताना है इंश्योरेंस इज़ अ वे टू प्रोटेक्ट आवरसेल्व्स फ्रॉम फाइनेंशियल लॉस। तो इंश्योरेंस क्या करता है, हम इंसानों को फाइनेंशियल लॉसेस से बचाता है। कौन कौन से लॉसेस जो इनके ज़रिए होते हैं, यानी कि एक्सीडेंट, इलनेस, नेचुरल डिज़ास्टर एंड सडन लॉसेस। इन जगहों पे, इन चीज़ों से जो हमें प्रॉब्लम्स आती हैं, डिज़ास्टर्स के थ्रू, एक्सीडेंट हो जाए, बीमारी लग जाए, इनसे जो प्रॉब्लम आती है, हम अपनी जान तो बचा नहीं सकते, लेकिन कम से कम हम अपने आप को फाइनेंशियली बचा सकते हैं। फाइनेंशियली कैसे बचा सकते हैं कि हम इंश्योरेंस लेंगे। अब इंश्योरेंस क्या होता है, कैसे ली जाती है, वो भी आगे आपको समझाया जाएगा। इट इज़ लाइक अ सेफ्टी नेट दैट हेल्प्स अस इन डिफ़िकल्ट टाइम। ये सेफ्टी नेट का मतलब है कि ये जो इंश्योरेंस है, ये एक तरह का जाला होता है जो आपको गिरने से बचा लेते हैं। यानी कि आप गिरते हो तो इस जाले पे आके बच जाते हो, तो इसको हम इंश्योरेंस कहते हैं। सही है, आगे भी थोड़ा इसको पढ़ते हैं। मीनिंग ऑफ इंश्योरेंस। The meaning of insurance is a legal agreement between a person called the insured and an insurance company called the insurer। अब इंश्योरेंस के बारे में आपने बताना है कि इंश्योरेंस एक तरह का लीगल डॉक्यूमेंट है, यानी कि एक कानूनी डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, किन लोगों के दरमियान, एक ऐसे इंसान के दरमियान जिसको हम इंश्योर्ड कहते हैं, यानी कि ये एक ऐसा इंसान है जो इंश्योरेंस लेना चाहता है। अब इंश्योरेंस किस टाइप की वो लेना चाहता है, कौन सी टाइप्स हैं, वो आगे आपको समझ आ जाएगा। लेकिन फ़िलहाल आपने कहना है कि जो इंसान इंश्योरेंस लेना चाहता है उसको हम कहते हैं इंश्योर्ड पर्सन, और जो इंसान इंश्योरेंस की ऑफ़र देता है वो एक कंपनी होती है। यानी कि एक कंपनी होती है जो आपको इंश्योरेंस देती है, उस
इंश्योरेंस देने वाले को हम कहते हैं इंश्योरर, ठीक है। तो इस तरह से आपने थोड़ा बहुत इंश्योरेंस का बता देना है। आगे हमने ये बताना है कि लीगल एग्रीमेंट क्या होता है, फिर हमने लीगल एग्रीमेंट को थोड़ा सा एक्सप्लेन करना है। इन दिस एग्रीमेंट द पर्सन पेज अ स्मॉल अमाउंट ऑफ मनी रेगुलरली कॉल्ड एज प्रीमियम। जो इंसान, जो पर्सन है जिसको हम इंश्योर्ड कहते हैं, जिसने इंश्योरेंस लेना था, वो क्या करेगा, इस कंपनी के साथ एक दफ़ा जब एग्रीमेंट कर लेना इंश्योरेंस का, तो इस पर्सन को रोज़ाना या हर महीने या हर हफ्ते जितना भी डिसाइड किया गया, मिसाल के तौर पर अगर कंपनी ने कहा है कि हर हफ्ते इसको पैसे देने हैं, तो हर हफ्ते इसने पैसे देने, या अगर एग्रीमेंट में लिखा गया कि रोज़ाना इसने थोड़े से पैसे देने हैं, तो जितने इस बंदे ने कमाए हैं उसमें से रोज़ ही थोड़े से पैसे इस कंपनी को देगा। अगर एग्रीमेंट में लिखा है मंथली पैसे देने हैं, रोज़ाना नहीं, तो ये हर महीने इस कंपनी को पैसे देगा, सही है। तो इस पैसे देने के प्रोसेस को हम कहते हैं प्रीमियम, ठीक है। इन द रिटर्न द इंश्योरेंस कंपनी promises to pay money if certain bad events happen like accident, illness, fire or death। तो इससे क्या होता है कि जो कंपनी है, ये जो बंदा है, ठीक है, मैं यहाँ पे इंसान बना रही हूँ, ये पर्सन जो है इसने इंश्योरेंस ली, ये सामने जो है बड़ी सी डिपार्टमेंट एक बना हुआ है, ये कंपनी है, सही है। कंपनी को इस तरह से ये बार बार पैसे दे रहा है, पैसे दे रहा है, पैसे दे रहा है। खुदा ना करे 1 साल तक जब ये पैसे दे रहा है, उस 1 साल के पीरियड के अंदर ही ये गाड़ी पे कहीं जा रहा है और उसका एक्सीडेंट हो गया। अब गाड़ी पे जो खर्चा आएगा एक्सीडेंट की वजह से, वो खर्चे ये कंपनी देगी। इसी को हम इंश्योरेंस कहते हैं। यानी कि इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, आपसे पैसे लेती है और आपका जो भी नुकसान होता है, चाहे गाड़ी का नुकसान हो रहा हो, आपको कोई बीमारी लग जाए, आप बीमारी लगने की वजह से हॉस्पिटल के पैसे ना दे पा रहे हो, वो सारे खर्चे जो है फिर कंपनी आपकी जगह देती है, क्योंकि आपने हर साल जो है कंपनी को इतने सारे पैसे दिए हैं, यानी कि मंथली दिए हैं, रोज़ाना दिए, थोड़े थोड़े करके, फिर उनके पास बहुत सारे जमा हो गए, तो फिर अगर आप बीमार होते हो तो वो आपकी हेल्प करती है इस तरह से, ठीक है। तो इस तरह से आपने इंश्योरेंस के बारे में एक्सप्लेन कर देना है कि एग्रीमेंट करने के बाद क्या क्या होता है, वो भी थोड़ा बता देना है। आगे है पार्टीज़ इन इंश्योरेंस, यानी कि किन किन लोगों को इंश्योरेंस में रखा जाता है, उनके नाम क्या है। तो जो हमने स्टार्टिंग पे पढ़ा था ना इंश्योरेंस के बारे में, जिसमें इंश्योरर इंश्योर्ड है, उनके बारे में हमने बता देना कि इंश्योरर वो पर्सन है जो कंपनी होती है। कंपनी भी हो सकती है, नॉर्मल पर्सन भी हो सकता है, ठीक है। अ कंपनी और अ पर्सन हु प्रोवाइड्स द इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरर वो बंदा होता है जो इंश्योरेंस पॉलिसी आपको प्रोवाइड करता है, आपको दे रहा होता है। इंश्योर्ड कौन होता है? द पर्सन हु टेक्स द इंश्योरेंस, द कस्टमर, यानी कि इंश्योर वो पर्सन होता है जो अपने लिए इंश्योरेंस पॉलिसी को लेना चाहता है। इसको हम कस्टमर भी कहते हैं, इसको हम इंश्योर्ड भी कहते हैं, ठीक है। जरा मैं इसको क्लीन कर दूँ। आगे लिखा है बेनिफिशरी, द पर्सन हु गेट्स द मनी फ्रॉम द इंश्योरेंस इज कॉज इन केस ऑफ डेथ और लॉस। अच्छा, अब बेनिफिशरीज कौन होते हैं? बेनिफिशरीज के ऊपर मैंने अलग से पूरी एक वीडियो बनाई, एक आई का साइन इस तरह से बना हुआ आएगा यहाँ टॉप पे, जिसमें मैंने बेनिफिशरी को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। यहाँ पे भी मैं बेनिफिशरी का बता देती हूँ कि क्यों लिखा गया इनका नाम बेनिफिशरी। देखें, अब आपके मिसाल के तौर पर बाबा हैं, ठीक है, उन्होंने किसी कंपनी से इंश्योरेंस ली है, लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस से क्या होता है कि अगर बाबा फौत हो जाते हैं तो उनके पैसे आपको मिलेंगे, ठीक है। ये होगी वाइफ और ये हो गए आप, ठीक है, बच्चे, चाइल्ड। तो बाबा ने जो इंश्योरेंस कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस लिए कि मेरे मरने के बाद जितने पैसे मैंने कंपनी को दिए हैं इंश्योरेंस की शक्ल में, वो पैसे मेरे मरने के बाद मेरे बेनिफिशरीज को मिलेंगे, यानी कि मेरी वाइफ को मिलेंगे या चाइल्ड। अगर इस बंदे की शादी नहीं हुई, अगर इसके भाई बहन जिंदा हैं और ये भाई बहन का ख्याल रख रहा है, तो ये कहेगा कि मेरे मरने के बाद मेरे पैसे मेरे भाई बहन को जाएंगे। तो ये चीज़ भी जो है इंश्योरेंस कंपनी आपके एग्रीमेंट में लिख देती है कि बेनिफिशरी आप किसको बनाना चाहते हैं, कि अगर आप नहीं रहते या आप ये पैसे नहीं रखना चाहते खुद, तो हम कंपनी वाले किसको फिर पैसे देंगे। तो वो बेनिफिशरी का नेम आप मेंशन करेंगे, जैसे कि वाइफ का नेम डाल देंगे या बच्चे का या बहन भाई का, जिसका भी, ठीक है। तो इनको हम बेनिफिशरीज कहते हैं। तो बेनिफिशरीज की भी अगर टाइप है, काइंड है, वो जानने के लिए बेहतर है कि आप मेरी वो दूसरी वीडियो देखें। यहाँ टॉप पे आई का साइन शो हो रहा है, उस पर वीडियो लिंक दिख रहा है आपको, वहाँ पे आप जो है बेनिफिशरी की वीडियो देख लें। अगला एजेंट एंड ब्रोकर। अब एजेंट एंड ब्रोकर के ऊपर भी मैंने पूरी वीडियो डाली है, यहाँ आई का साइन आपको शो होगा टॉप पे। इस पर जब आप जाएंगे तो यहाँ पे पूरी की पूरी आपको ब्रोकर की वीडियो मिल जाएगी। यानी ये ब्रोकर कौन होता है, ब्रोकर को हम एजेंट भी कहते हैं, ठीक है। तो वो तफसील से इसलिए मैं कहती हूँ दूसरी देख लें, क्योंकि उसमें मैंने ब्रोकर की टाइप्स, काइंड्स भी डाली हैं, इनकी पावर्स एंड फंक्शंस भी डाले हैं, ठीक है। तो ब्रोकर कहते हैं द पर्सन हु हेल्प्स टू सेल द इंश्योरेंस पॉलिसी। तो ब्रोकर यहाँ पे एक ऐसा बंदा होता है कि थर्ड पर्सन होता है, ठीक है। मैं यहाँ पे 3 लोग बना रही हूँ इस तरह से।
ये बंदा है जो कह रहा है कि मुझे ना इंश्योरेंस चाहिए, ये कोई ढूंढ रहा है ऐसी कंपनी जो इंश्योरेंस देती हो कार की। अब कार इंश्योरेंस क्या है वो भी मैं आपको साथ साथ बताऊंगी, बट मैं पहले एग्जांपल कंप्लीट कर लूँ। ये दरमियान में है ब्रोकर, इसको आप एजेंट भी कह सकते हो। ब्रोकर और एजेंट दो, जो मर्जी आप नाम दो, इसके दो नाम ही होते हैं, ब्रोकर और एजेंट। ये है कंपनी जो इंश्योरेंस कंपनी जो इंश्योरेंस बेचती है, सही है। ये कंपनी इंश्योरेंस भेजती है और ये बंदा है जिसको गाड़ी के ऊपर इंश्योरेंस चाहिए, यानी कि इसकी गाड़ी अगर कहीं से टकरा जाए तो ये पैसे ना दे, इसकी जगह वो कंपनी दे, क्योंकि इसने उस कंपनी को पैसे दिए। अब ये बंदा ढूंढ रहा है ऐसी कंपनी, तो ब्रोकर के पास कंपनी का भी कॉन्टैक्ट है और इसका राब्ता इस बंदे से भी है। तो ब्रोकर क्या करेगा, इस बंदे से राब्ता रखेगा और इसे कहेगा हमारे पास फलां कंपनी है जो आपको कार इंश्योरेंस दे सकती है। तो इससे क्या फ़ायदा मिलता है ब्रोकर को कि जैसे ही ये बंदा इसके कॉन्टैक्ट में आ जाएगा, यानी कि जो कस्टमर है ब्रोकर की मदद से अगर कंपनी के पास पहुंचता है और उनसे ये इंश्योरेंस पॉलिसी ख़रीदता है, तो कंपनी इसको थोड़े पैसे देगी, कमीशन देगी, और इंश्योरेंस वाला जो बंदा है जिसको इंश्योरेंस चाहिए वो भी इसको पैसे देगी। यानी कि ये दोनों बंदे इसको पैसे इसलिए देंगे क्योंकि ये कहेगा कि थैंक यू, तुमने मुझे कंपनी ढूंढ के दी, चलो ये तुम थोड़ा सा कमीशन ले लो। और कंपनी वाला इसको पैसे इसलिए देगा, ये कहेगा थैंक यू, तुम मेरे लिए कस्टमर लेके आए, मुझे पैसे मिले, तो थोड़े से कमीशन तुम ले लो। तो ये चीज़ होती है ब्रोकर। अब ब्रोकर को तफसील से जानने के लिए मैं दूसरी वीडियो आप देख लें, ठीक है। तो इतना सा था इसके अंदर, यानी कि ये थर्ड पर्सन होता है जो आपके लिए क्लाइंट्स ढूंढ के लाता है। अगला इंपॉर्टेंट टर्म्स इन इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट टर्म है। पहला है प्रीमियम, जो कि हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ लिया था स्टार्टिंग पे। द अमाउंट ऑफ मनी पेड बाय द इंश्योर्ड रेगुलरली। ये प्रीमियम बेसिकली एक ऐसा पैसा है जो कस्टमर पेमेंट है जो कस्टमर रोज़ाना दे सकते कंपनी को। अब देखो पैसा किस तरह देना है कंपनी को, कितने वक्त में देना है, वो आपको एग्रीमेंट में ही बताया जाएगा। यानी कि जब आप कंपनी में जाओगे वो आपको एक डॉक्यूमेंट दिखाएगी, एक एग्रीमेंट कॉन्ट्रैक्ट वाला डॉक्यूमेंट दिखाएगी, जिसमें कंपनी के बारे में सारा लिखा जाएगा, आपकी तफसील भी उसमें मेंशन की जाएगी। आपसे पूछ के ये भी बताया जाएगा कि आप पैसे किस तरह देना चाहते हैं। तो वहाँ पे एक खाना आएगा जिसमें लिखा होगा रेगुलरली, यानी कि डेली। एक खाना आएगा इसमें लिखा होगा वीकली, दूसरा खाना आएगा लिखा होगा मंथली। तो आपने टिक करना है कि आपने मंथली अगर इनको पैसे देने हैं तो आप मंथली वाले ऑप्शन पे टिक करोगे। उससे क्या होगा कि आप हर महीने इनको जितने पैसे देने हैं वो आप दोगे। क्या बता, यहाँ पे ये ऑप्शन एक और भी दें कि आप हर महीने 30,000 देना चाहते हैं, हर महीने 60 देना चाहते हैं, जितनी भी अमाउंट आप देना चाहते हैं उस ऑप्शन पे आप टिक करेंगे, ठीक है। तो अगर आप कहते हो कि ठीक है मैं मैक्सिमम 30 ही दे सकता हूँ, इससे ऊपर नहीं, तो आप 30 वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे। और मैं रोज़ देने की बजाय मंथली देना चाहता हूँ तो मंथली वाले ऑप्शन पे टिक करेंगे, ठीक है। ये सब कुछ एग्रीमेंट के अंदर ही होगा, सही है। इससे क्या होगा कि आपको पैसे हर महीने देने होंगे, वही अमाउंट जितनी एग्रीमेंट पे आपने टिक की थी। तो जो अमाउंट आप देते हो कंपनी को उसको हम कहते हैं प्रीमियम। अब आप चाहो रोज़ाना दो तो वो आपको टिक करनी पड़ेगी एग्रीमेंट में, अगर मंथली देनी है तो मंथली वाले ऑप्शन पे टिक करना पड़ेगा, ताकि कंपनी को पता चल जाए कि ठीक है आप मंथली वाले कस्टमर हो उनके, सही है। इसको हम प्रीमियम कहते हैं, पैसे देने वाले ऑप्शन को हम कहते हैं प्रीमियम। पॉलिसी क्या होती है, तो रिटन कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंश्योरेंस। ऑब्वियसली जो एग्रीमेंट आप करते हो ना कंपनी के साथ, उसी को हम पॉलिसी कहते हैं। यानी कि उसी एग्रीमेंट को हम पॉलिसी इसलिए कहते हैं क्योंकि उसके अंदर सारी डिटेल लिखी होती है कंपनी के बारे में। कंपनी किस से आपको बेनिफिट देगी, कब पैसे आपको प्रोवाइड करेगी, किन सिचुएशंस में प्रोवाइड करेगी। जाहिर ही बात है अगर आपने कार इंश्योरेंस लिया है तो कंपनी कहती है कि जिस दिन आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ और किसी नेचुरल डिजास्टर की वजह से हुआ, यानी कि आपने जानबूझ के एक्सीडेंट नहीं किया, किसी नेचुरल डिजास्टर से। नेचुरल डिजास्टर मीन कि आप गाड़ी चला रहे हो और अचानक आपकी ब्रेक फेल होगी, इसमें आपकी गलती भी नहीं हो, उसको हम नेचुरल डिजास्टर कहते हैं। और जानबूझ के गाड़ी का एक्सीडेंट कराना कि आपने पूरे होशो आवाज़ में अपनी मर्जी से एक्सीडेंट कराया, तो उसमें आपको पैसे नहीं मिलते। तो अगर कंपनी को पता चल जाए कि हाँ आपका जो है एक्सीडेंट नेचुरल डिजास्टर से हुआ है, तो वो आपको कहेगी आप पैसे ना दें गाड़ी के, हम आपको पैसे देंगे, क्योंकि आपने गाड़ी की कार इंश्योरेंस कराई है। अब कार इंश्योरेंस के लिए क्या होता है कि जो गाड़ी है ना उसका नंबर, उसका कलर, उसका टाइप, उसके कागजात भी आपको कंपनी के एग्रीमेंट के साथ लगा के देने होते हैं। तो अगर आप लाइफ इंश्योरेंस ले रहे हो उसका अपना प्रोसेस है और बाकी चीज़ें का अपना प्रोसेस होता है, ठीक है। तो अगर आप कार इंश्योरेंस की कंपनी को जो है रीच आउट करते हो तो वो आपसे गाड़ी के तमाम कागजात मांगती है, उसकी नंबर और उसकी ओनरशिप, हर चीज़, ठीक है। तो कल को अगर वो गाड़ी टूटती है या तबाह होती है तो आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे, कंपनी देगी, क्योंकि आप उनको हर महीने प्रीमियम जो दे रहे हो यानी कि पैसे दे रहे हो, सही है। तो कंपनी की पॉलिसी भी आपको उसी कॉन्ट्रैक्ट में मिल जाती है। सम अश्योर्ड, द मैक्सिमम अमाउंट द इंश्योरर विल पे इन केस ऑफ लॉस। तो यहाँ पे इंश्योरर वो बंदा होता है
इसको हम कंपनी कहेंगे, ठीक है। कंपनी वाले को हम इंश्योरर कह रहे हैं, जिसने आपके पैसे देने हैं जब आपका कोई हादसा हो जाए, ठीक है। इनको हम इंश्योरर कहते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे सम मनी का मतलब ये है कि जो मैक्सिमम अमाउंट, यानी कि मिसाल के तौर पे अगर आप 1 साल से 1 ईयर से कंपनी को, यानी कि कार की जो कंपनी है जो कार इंश्योरेंस देती है, उसको हर महीने आप 30,000 देते हो। अब 30,000 रुपये को आप 12 महीने, यानी कि 1 साल में 12 महीने होते हैं ना, 12 मंथ्स में कैलकुलेट कर लो कितने बन जाते हैं। 30,000 आप दे रहे हैं हर महीने 12 मंथ्स तक। 12 मंथ्स होते हैं 1 साल, ठीक है। 12 मंथ्स तक हर महीने आप 30,000 दे रहे हैं, तो आपका 1 साल के अंदर उन कंपनी के पास जमा हो जाते हैं 3,60,000 रुपीज़, ठीक है। 1 साल तक आपकी गाड़ी का कोई हादसा नहीं हुआ और कंपनी के पास इतने पैसे जमा हो गए आपके। फिर नया साल शुरू हो जाता है, न्यू ईयर, और नया साल का जो नया मंथ है, न्यू मंथ, जो पहला मंथ होता है जनवरी का नया साल का, न्यू ईयर का न्यू मंथ, उसी दौरान ये एक्सीडेंट हो गया तो कंपनी क्या करेगी, टोटल जितनी रकम आपकी जमा हुई है गाड़ी की, वो सारी की सारी आपको दे देगी, ठीक है। ये भी होता है। आप चाहो तो कंपनी से सारे पैसे ले सकते हो गाड़ी को ठीक कराने के पीछे, बाकी अपने पास रख लो, लेकिन जितने गाड़ी पे लगने उतने आप लगा लो, ठीक है। या कंपनी से आप ये भी कह सकते हो कि जितनी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है उतनी अमाउंट मुझे दे दीजिए। क्या पता गाड़ी का एक्सीडेंट 3 लाख की रिकवरी पे ना हो, क्या पता वो 1 लाख पे ही गाड़ी ठीक हो जाए, और बाकी के ऊपर के पैसे आप कंपनी को कह सकते हो कि वो अगली पेमेंट के साथ ही मुझे दे दे, ठीक है, या अगली पेमेंट के साथ ही एडजस्ट कर ले, या आप सारे के सारे भी उनसे निकलवा सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी कैलकुलेशन आपको इसलिए करके बताई कि देखें, आप अगर 1 साल तक दे रहे हो तो उसमें जितने पैसे जमा होंगे वो सारे के सारे कंपनी आपको दे देगी आपकी गाड़ी को ठीक कराने के लिए। समझ आ रही है? तो ये सारा हमें यहाँ पे बताया गया कि टोटल अमाउंट, जितना मैक्सिमम अमाउंट जमा हुआ है, यानी कि 1 साल के अंदर अगर 30,000 दे रहा है तो 3,60,000 बनते हैं ना, तो ये 3,60,000 मैक्सिमम अमाउंट जमा हुई है वो आपको दे देगी कंपनी, यानी कि इंश्योरर दे देगा। अगला है क्लेम। रिक्वेस्ट मेड टू गेट द इंश्योरेंस मनी आफ्टर अ लॉस हैपन्स, यानी कि आप कंपनी से एक क्लेम करते हो, रिक्वेस्ट करते हो कि मेरी गाड़ी का हादसा हो गया है, फ़लाँ लोकेशन में हुआ है, फ़लाँ रीज़न की वजह से हुआ है। कंपनी को एक क्लेम भेजते हैं तो इस तरह से कागज़ की शक्ल में, या मुंह से भी बोल सकते हो कंपनी को। तो इंश्योरर होता है कंपनी जो आपको इंश्योरेंस के पैसे देगा, ठीक है, क्योंकि आपने इसको जमा कराया ना पैसे, तो ये कंपनी जो है आपको फिर दे देगी क्लेम मिलने के बाद। यानी कि कंपनी को ऑब्वियसली बटन दबाने से थोड़ी पता चलेगा आपकी गाड़ी का एक्सीडेंट हुआ है, आपने खुद ही जाके उनसे बात करनी है ना कि मेरा फ़लाँ जगह पे एक्सीडेंट हो गया, मुझे पैसों की ज़रूरत है और मैंने आपसे कार इंश्योरेंस लिए, तो आप हमारी अब पैसे दे दें। तो उसको हम कहते हैं क्लेम करना, कि आपने कंपनी से पैसे मांग लिए हैं क्योंकि अब आपका हादसा हो गया, लॉस हो गया अब आपका। टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। अब इंश्योरेंस किस किस टाइप की, तो पहली है हमारे पास लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस होती है ज़िंदगी की, यानी कि आप अपनी लाइफ के ऊपर एक इंश्योरेंस बनाते हो कि जब तक मैं ज़िंदा हूँ, मैं पैसे दे रहा हूँ कंपनी को, तो कंपनी के पास जमा रहेंगे। अगर मैं मर गया या मेरी डेथ हो गई या मुझे कोई बीमारी लग गई, तो ये कंपनी जो है मेरे पैसे मेरे बेनिफिशरीज को आगे देगी। सही है? तो इसके बारे में हम जान लेते हैं क्या लिखा है। इसके अंदर लिखा है कवर्स द लाइफ ऑफ अ पर्सन। If the person dies, the company pays money to the family. Some policies also give money after retirement. तो यहाँ पे क्या होता है कि एक बंदा, अब मेरी एज है 25, ठीक है। अब मेरी एज अगर 25 है तो मैंने 25 की एज में कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस ली है और मैं कंपनी को एग्रीमेंट के हिसाब से वहाँ पे मंथली वाले ऑप्शन पे टिक करती हूँ और इतनी अमाउंट टिक करती हूँ। मैं वो अमाउंट हर महीने कंपनी को दे रही हूँ, जो मैंने पहले सारा बता दिया कि मैं फ़िक्स अमाउंट उन कंपनी को बताऊँगी कि भाई मैं 30,000 रुपये आपको हर महीने दूँगी, ठीक है। और मैंने 25 की एज से कंपनी से लाइफ इंश्योरेंस लेना शुरू कर दी है और अब मेरी एज हो गई है कम से कम रिटायर किस एज में नॉर्मली होते हैं 50, ठीक है। सपोज मैं 50 ईयर्स में रिटायर हो गई हूँ, ठीक है, और मैंने 25 से लेके 50 ईयर्स तक कंपनी को लाइफ इंश्योरेंस के पैसे देती रही हूँ। तो अब मुझे रोटी खाने की ज़रूरत है, मैं कमा नहीं पा रही या किसी बीमारी में लग गई हूँ कि मैं जॉब नहीं कर पा रही, तो कंपनी क्या करती है, आपको फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकती है। यानी कि कंपनी जब देखेगी कि ये बंदा अब रिटायर हो गया है
और ये अब हमें पैसे नहीं दे पा रहा और इसको ज़रूरत है, इसका आगे पीछे भी कोई नहीं है, तो कंपनी आपको जो है हर महीने पैसे दे सकती है, या जितने पैसे आपने इतने सालों तक यानी कि 25 से लेके 50 ईयर्स के साल तक जमा करवाएं कंपनी को, वो कंपनी सारे के सारे पैसे आपको दे भी सकती है। इस तरह से भी लाइफ इंश्योरेंस मदद करती है। उसके साथ साथ लाइफ इंश्योरेंस इस तरह से भी आपकी मदद करती है कि आपने अपनी ज़िंदगी यानी कि 25 से लेके 50 ईयर्स तक सपोज आपकी ज़िंदगी है और 50 ईयर्स में आप फोत हो गए हैं, या मिसाल के तौर पे 70 ईयर्स में आप फोत हो गए हैं, ठीक है, यानी कि 25 मेरी अभी एज है, तो मैं 75 तक मैंने कंपनी को पैसे दिए और मैं फोत हो गई, तो मेरे जो आगे बेनिफिशरीज होंगे, मेरी फैमिली के लोग या मेरा बच्चा या मेरे बहनें, कोई भी, उनको मेरे पैसे फिर मिलेंगे कंपनी से, ठीक है। तो इन दोनों तरह से लाइफ इंश्योरेंस मदद करती है। अगर रिटायर हो जाएं उसमें भी आपको पैसे दे सकती है, या अगर आप फोत हो जाएं तो आपकी जमा किए गए पैसे कंपनी वाले आपको दे देंगे, ठीक हो गया। तो इस तरह से लाइफ इंश्योरेंस मदद करती है। अगला है हेल्थ इंश्योरेंस। कवर्स मेडिकल एक्सपेंसेस लाइक हॉस्पिटल बिल, सर्जरी एक्सेट्रा, हेल्प्स इन केसेस ऑफ इलनेस एंड एक्सीडेंट। तो इसमें दो तरह से हेल्थ इंश्योरेंस मदद करती है कि अगर आप हेल्थ इंश्योरेंस लेते हो, वो क्या करता है कि आप मिसाल के तौर पे, मेरी अगर 25 एज है, मैंने हेल्थ इंश्योरेंस ली है, मुझे आज कोई बीमारी नहीं है अल्हम्दुलिल्लाह, आने वाले दौर में अगर मैं 70 की एज तक पहुंच जाती हूँ या 60 की एज तक पहुंचती हूँ, तो मुझे बीमारी ऐसी लग गई है जिसमें बहुत ज़्यादा पैसा लगना है या उस पर सर्जरी होनी है और वो सर्जरी भी बहुत कॉस्टली है, महंगी है, तो मैंने इस 25 से लेकर 60 ईयर्स तक जितने पैसे जमा कराए हैं हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी को, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी क्या करेगी, मेरे हॉस्पिटल के एक्सपेंसेस वही देगी। अगर सर्जरी करानी है तभी वो पैसे देगी, हॉस्पिटल के बिल पे करने हैं तभी वो पैसे देगी। उसके साथ साथ अगर मुझे कोई ऐसी बीमारी लग गई है, इलनेस लग गई है, तभी वो पैसे देगी। और अगर मैं कहीं गाड़ी चला रही हूँ और मेरा गाड़ी चलाते चलाते एक्सीडेंट हो गया है, मेरा जिस्म पे कट्स लग गए हैं गाड़ी की वजह से, यानी कि एक्सीडेंट ऐसा हुआ है जिससे मेरे बाजू फ्रैक्चर हुआ है, तो उस एक्सीडेंट पे भी कंपनी ही पैसे देगी, ठीक है। तो कंपनी इन तमाम चीज़ों पे पैसे देगी हमें, क्योंकि हमने उनको पैसे जमा कराए हैं हेल्थ इंश्योरेंस के, ठीक है। तो हेल्थ इंश्योरेंस में एक्सीडेंट भी शामिल किया जाता है, यानी कि आपकी बॉडी अगर हेल्थी है और अगर वो डैमेज हो जाए किसी एक्सीडेंट से, किसी इलनेस से, किसी बीमारी से, तो इन सब में मदद करेगी कंपनी कि आपको वो पैसे देगी कि हॉस्पिटल आप जा सकें और हॉस्पिटल के पैसों की टेंशन आप ना लें, ठीक है। अगले हेडिंग है मोटर एंड व्हीकल इंश्योरेंस, इसको हम नॉर्मली कार इंश्योरेंस भी कहते हैं, ठीक है। तो ये जो मोटर एंड व्हीकल इंश्योरेंस को आप कार इंश्योरेंस भी समझें, ठीक है, यानी कि इसको आप सिर्फ ये ना कहें कि सिर्फ मोटरसाइकिल के लिए इंश्योरेंस है, बल्कि ये गाड़ियों को भी इसमें आप ऐड कर सकते हो या ट्रक्स भी ऐड कर सकते हो, यानी कि जितने भी व्हीकल हैं, चलाने वाली गाड़ियाँ हैं, चाहे वो ट्रक हो, मोटरसाइकिल हो, उन सब में इंश्योरेंस लगती है। तो यहाँ पे लिखा है कवर्स डैमेज टू कार, बाइक और व्हीकल, ऑल्सो कवर्स इंजरीज इन केस ऑफ रोड एक्सीडेंट। इसमें क्या होता है कि अगर आपने गाड़ी खरीदी और आप कहते हो कि फ्यूचर में मैं अगर इसकी एक्सीडेंट हो गया तो मैं पैसे कैसे पे करूँगा, तो आप क्या करते हो कि मोटर या व्हीकल इंश्योरेंस ले लेते हो, ठीक है, मोटर या व्हीकल इंश्योरेंस या कार इंश्योरेंस ले लेते हो। अगर कार है तो कार इंश्योरेंस लोगे, अगर आपकी बाइक है तो बाइक के लिए आप मोटर इंश्योरेंस लोगे, अगर कोई भी व्हीकल है, जैसे कि ट्रक हो गया, कुछ भी, उसके लिए भी आप इंश्योरेंस ले सकते हो कि कल को अगर मैंने गाड़ी चलाई, एक्सीडेंट हो गया, तो मेरी जगह कंपनी पैसे देगी। उसके साथ साथ इट ऑल्सो कवर्स इंजरीज इन केस ऑफ रोड एक्सीडेंट, और अगर आपका रोड एक्सीडेंट हो जाता है तो उसमें जो आपको इंजरी हुई है, चोटें लगी हैं, उसके पैसे भी कंपनी आपको देगी, साथ में जो गाड़ी आपकी डैमेज हुई है एक्सीडेंट से, उसके भी पैसे देगी, ठीक हो गया। आगे लिखा फायर इंश्योरेंस, इसमें लिखा कवर्स लॉस कॉज्ड बाय फायर टू बिल्डिंग, शॉप्स, फैक्ट्रीज एक्सेट्रा। अगर किसी बंदे की बहुत बड़ी बिल्डिंग है, यानी कि एक ऐसा बंदा है जो बिजनेसमैन है, ठीक है, उसकी बहुत सारी बिल्डिंग्स हैं, तो उन सब बिल्डिंग्स के लिए वो फायर इंश्योरेंस ले सकता है। अगर मिसाल के तौर पे वो बिल्डिंग जो है ना बिजनेसमैन की, उसको पता है कि भाई मैं जो काम कर रहा हूँ उसमें खुदा ना करे कल को फायर लग जाए, यानी कि उसकी जो बिल्डिंग है उसमें कोई ऐसा काम हो रहा हो जिसमें इसको शक हो कि इसमें खुदा ना करे कल को फायर हो जाए, आग लग जाए, तो वो फायर इंश्योरेंस ले सकता है, यानी कि कल को जो लॉस होगा वो इंश्योरेंस देगी। उसके साथ साथ कोई ऐसी शॉप है जिसके अंदर चांसेस हैं कि इस पर आग लगने की चांसेस हैं, तो वो लोग फायर इंश्योरेंस ले सकते हैं। उसके अलावा कुछ फैक्ट्रीज़ हैं, अक्सर फैक्ट्रीज़ में हमने देखे आग लगते हैं, धमाके होते हैं, तो इस तरह की फैक्ट्रीज़ के लिए भी ज़रूरी है कि वो फायर इंश्योरेंस ले लें। आगे लिखा है ट्रैवल इंश्योरेंस, कवर्स रिस्क ड्यूरिंग ट्रैवल सच एज लॉस लगेज, मेडिकल इमरजेंसीज, फ्लाइट डिलेज। तो ट्रैवल इंश्योरेंस में क्या होता है कि आप ट्रैवल करते हो, ठीक है, और अगर आपका लगेज घूम जाए, यानी कि आपका सामान घूम जाए, जो हमने कीमती सामान, अपने कपड़े या उस महंगे शूज़ जो भी पैक करके साथ ले गए, वो घूम जाता है, तो उसके पैसे की रिकवरी आप इंश्योरेंस कंपनी से करवा सकते हो। उसके अलावा मेडिकल इमरजेंसी, यानी कि आपको ट्रैवलिंग के दौरान अगर आप 50 की एज हो, ठीक है आपकी, और आप ट्रैवल करते हुए आप बीमार पड़ जाओ, ठीक है, तो उस दौरान जो इमरजेंसी में मेडिकल ट्रीटमेंट करानी हो, पैसे दिलवाने हो, वो भी ट्रैवल इंश्योरेंस देता है, ठीक है।
उसके साथ साथ फ़्लाइट डिलेज, यानी कि आपकी फ़्लाइट अगर डिले हो रही है, उसमें जो पैसे के नुकसान हो रहा है, वो भी लाइफ इंश्योरेंस आपको ट्रैवल इंश्योरेंस मदद कर देता है। अगला है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस, कवर्स हाउसेज, बिल्डिंग एंड अनदर प्रॉपर्टीज़ फ्रॉम थेफ्ट, फायर, अर्थक्वेक्स। तो इसमें क्या होता है कि आपके घरों के लिए भी आप प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ले सकते हो, बिल्डिंग्स के लिए भी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ले सकते हो। बिल्डिंग कहते हैं इमारतें बड़ी बड़ी, जैसे कि जिसको हम कहते हैं फ्लैट्स, बड़े बड़े फ्लैट्स, अगर लोगों के फ्लैट्स होते हैं ना, ओनर होते हैं फ्लैट्स के, वो भी इंश्योरेंस ले सकते हैं। उसके अलावा तमाम प्रॉपर्टी की भी आप ले सकते हो। इसमें एक और चीज़ भी लिखी गई है कि अगर आपकी जो घर है या बिल्डिंग है जो भी आपने बनाई है, अगर चोरी हो जाए आपसे, तब भी उसके पैसे प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कंपनी रिकवर करा देगी। उसके अलावा अगर आपका घर जल जाए या बिल्डिंग जल जाए, उसके पैसे भी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कवर कर देगी। या अर्थक्वेक के थ्रू भी अगर प्रॉपर्टी जल जाए, डैमेज हो जाए, तो उसके पैसे भी प्रॉपर्टी इंश्योरेंस रिकवर कर देगी। फिर हमारे पास नेक्स्ट हेडिंग इज़ हाउ इंश्योरेंस वर्क, यानी कि इंश्योरेंस किस तरह से वर्क करती है। यू चूज द टाइप ऑफ इंश्योरेंस यू नीड, यू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द इंश्योरेंस कंपनी, you pay a premium monthly or yearly. If a loss happens like accident, illness or death, you or your family files the claim. The company checks the claim and then pays the money according to the policy. ये सारा कुछ वही है जो हमने ऊपर पढ़ लिया था। तो पहले लाइन में आप देखें कि आप अपनी मर्ज़ी से इंश्योरेंस को चूज़ करते हैं। जैसे कि हमने पढ़ा कि अगर ऊपर जैसे हमने टाइप्स पढ़ी, तो उसमें टाइप्स में बताया था मोटर या व्हीकल इंश्योरेंस, तो वो आपने खुद चूज़ की अपने लिए। आपको लगा कि मुझे कार की इंश्योरेंस या मोटरसाइकिल या बाइक की इंश्योरेंस चाहिए, तो उस तरह की टाइप आप खुद चूज़ करते हो। अगर लाइफ इंश्योरेंस चाहिए तो आप लाइफ की चूज़ करते हो। तो पहले पॉइंट में लिखा है कि चूज़ इंसान खुद करता है, ठीक है। उसके बाद यू साइन अ कॉन्ट्रैक्ट विद द इंश्योरेंस कंपनी। जब आपने चूज़ कर ली, फिर आप क्या करते हो, उसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ एक एग्रीमेंट साइन करते हो। यू पे अ प्रीमियम मंथली एंड ईयरली, और जो एग्रीमेंट साइन करते हो, उस एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग आप सिलेक्ट करते हो कि आपको पेमेंट मंथली करनी है या हर साल करनी है, ठीक है। यानी कि आप ज़्यादा सारे इकट्ठे पैसे एक साल में दे दो जो मंथली में दिए जाने के, जो पैसे आप एक साल में देना चाहते हो तो उतने दे दो इकट्ठे। वो कितने बनेंगे, 12 महीने के हिसाब से होगा। यानी कि 12 मंथ्स में, मिसाल के तौर पे अगर आप 30,000 देते हो एक मंथ में, तो 12 मंथ्स यानी कि एक साल के अकॉर्डिंग कितने हो जाएंगे, 3,60,000 रुपीज़। तो आप इकट्ठे ही 3,60,000 रुपीज़ हर साल दे दिया करो, ताकि हर मंथ देना ना पड़े। तो ये आपकी अपनी मर्ज़ी है कि आप कॉन्ट्रैक्ट पे किस वाली ऑप्शन पे टिक करना चाहते हो, मंथली पे करना चाहते हो या ईयरली पे। अगला है इफ अ लॉस हैपेंस लाइक एक्सीडेंट, इलनेस और डेथ, यू और योर फैमिली फाइल्स अ क्लेम। अगर आपको कोई लॉस पहुँच जाए, बाद में एक्सीडेंट हो जाए, इलनेस आ जाए, डेथ हो जाए, तो आप खुद भी क्लेम कर सकते हो, या अगर आप दुनिया में नहीं रहे तो आपकी फैमिली भी क्लेम कर सकती है। और अगर आप मौजूद हो दुनिया में, तो तब भी आपकी फैमिली आपकी जगह क्लेम कर सकती है, ठीक है। कि हमारे फादर नहीं आ पा रहे, हम उनकी जगह जो है इस पैसे को लेना चाह रहे हैं। द कंपनी चेक्स द क्लेम एंड देन पेज द मनी अकॉर्डिंग टू द पॉलिसी। और पॉलिसी के अकॉर्डिंग आपको पैसे दिए जाते हैं, ठीक है। पॉलिसी का मतलब है कि जो एग्रीमेंट हुआ है उसमें जिस तरह से बताया गया है, उसी हिसाब से आपको पैसे दिए जाएंगे, ठीक है। और पैसे किस तरह से दिए जाते हैं मैंने पहले ही बता दिया। अगर एक्सीडेंट हो गया है कार का, ठीक है, उसी वक्त ही आप मांग सकते हो कार इंश्योरेंस कंपनी से पैसे। अगर कार का एक्सीडेंट ही नहीं हुआ, पहले ही आगे कहो भाई एक्सीडेंट हो जाएगा तो पैसे, तो ऐसा नहीं होता। पॉलिसी में, और पॉलिसी यानी कि एग्रीमेंट में लिखा गया है कि कार का अगर एक्सीडेंट हो जाए और पैसों की ज़रूरत पड़े, तब अब हमारे पास है। तो आपका जब एक्सीडेंट हो जाए, पैसों की ज़रूरत हो, तो आप कंपनी से जाके क्लेम कर सकते हैं, यानी कि कार इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। आगे लिखा है बेनिफिट्स ऑफ द इंश्योरेंस, यानी कि इंश्योरेंस लेने का हमें क्या फ़ायदा पहुंचता है। पहला है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन इन केस ऑफ लॉस और एक्सीडेंट। हमें इंश्योरेंस लेने से फ़ायदा होता है फाइनेंशियल प्रोटेक्शन का, यानी कि हमें पैसों की सहूलियत मिल जाती है। चाहे अगर गाड़ी टक्कर आ जाए, या अगर हमें कोई बीमारी लग जाए, कोई ऐसी बीमारी जिस पे पैसे बेतहाशा लगने हैं या सर्जरी की ज़रूरत है, तो ये जो इंश्योरेंस कंपनी है हमारे पैसों में बहुत ज़्यादा मदद कर देती है। आगे है पीस ऑफ माइंड फॉर इंडिविजुअल्स एंड फैमिलीज़। अगर इंश्योरेंस कंपनी से हम कनेक्टेड रहें, उनको हर मंथ पैसे दें, तो हमें मेंटल सुकून इसलिए मिलता है क्योंकि हमें पता होता है कि कल को कोई भी हादसा हमें होगा तो ये कंपनी हमें हेल्प करेगी, ठीक है। सपोर्ट इन एमरजेंसीज़ लाइक मेडिकल प्रॉब्लम्स और फायर। और ये इंश्योरेंस कंपनी हमें सडन एमरजेंसीज़ में बड़ी मदद करती है। जैसे कि हमें अगर पैसों की अचानक ज़रूरत पड़ गई है क्योंकि हम बीमार हो गए हैं, तो हम हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी में जो हमने पैसे जमा कराए हैं वो हमारी मदद करेगी, हमें पैसे देगी। मेडिकल की फ़ीस और मेडिकल के जितने भी खर्चे होते हैं वो सारे जो है हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी पूरे कर देगी। से यानी कि एमरजेंसी में जितना पैसा चाहिए
उस सिचुएशन पे मेडिकल के लिए, तो वो फटाफट हेल्प कर देगी, पैसे दे देगी। अगेन encourages सेविंग एंड प्लानिंग फॉर द फ्यूचर। तो इंश्योरेंस कंपनी क्या करती है, हमें इनकरेज करती है कि हम पैसों को इनके थ्रू सेविंग करवाएं, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके पास पैसे सेव नहीं हो पाते। तो इंश्योरेंस कंपनी एक तरह से आपकी सेविंग की शक्ल में हेल्प करती है। जैसे कि हम बचपन में छोटे छोटे से कॉइन्स, छोटा सा एक बॉक्स होता था, उसमें जमा करते थे, राइट। तो बिल्कुल वैसे ही समझ लें कि आपका एक तरह का ये बॉक्स होता है इंश्योरेंस कंपनी, जिसमें हम अपने पैसे जमा कराते हैं मुश्किल वक्त के लिए, ठीक है। और हम अपना फ्यूचर भी इसके थ्रू प्लान करा सकते हैं, यानी कि अगर कल को हम नहीं रहे तो हमारे बच्चे जो हैं हमारे जमा किए पैसे यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा हेल्प्स इन बिजनेसेस सेफ्टी एंड रिकवरी। तो ये क्या करता है कि बिजनेस सेफ्टी में भी बड़ी मदद कर, जैसे कि जो लोग जैसे कि बिजनेसेस रन करें, ऐसे बिजनेसेस जिसमें फैक्ट्रीज़ हैं, ठीक है। फैक्ट्रीज एक बंदे ने बड़ी बनाई हुई है बहुत सारी जगहों पे, और उन सब की इसने प्रॉपर्टी इंश्योरेंस ली हुई है। यानी कि कल को इसकी अगर फैक्ट्री डैमेज होती है, कोई भी इसमें नुकसान होता है, कोई इस तरह से अचानक से अर्थक्वेक आ गया, ज़लज़ला आ गया, फैक्ट्री जो है डैमेज होगी, तो वो सारे पैसे जो है प्रॉपर्टी इंश्योरेंस देगी, प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कंपनी देगी, ठीक है। इससे बिजनेसेस को बड़ा फ़ायदा होता है, यानी कि बिजनेसमैन को पैसे का यहाँ पे नुकसान नहीं होता, क्योंकि उसने हर मंथ पैसे दिए होते हैं प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कंपनी को। तो प्रॉपर्टी इंश्योरेंस कंपनी फिर उस लॉस पे इनको मदद कर देती है और उनकी प्रॉपर्टी को रिकवर करा देती है दोबारा से, यानी कि ठीक कर देती है। जो खर्चा हुआ था पहले उसको बनाने में, बाद में अर्थक्वेक आया, डैमेज होगी, तो वो जो प्रॉपर्टी दोबारा ठीक करने के लिए इंश्योरेंस कंपनी हेल्प करेगी उसको। इससे क्या होता है कि वो प्रॉपर्टी दोबारा रिकवर भी की जा सकती है इंश्योरेंस के थ्रू। तो ये इसके हमें बेनिफिट्स देखने को मिलते हैं। आगे है लीगल इंपॉर्टेंस, यानी कि लॉ में इंश्योरेंस का क्या लीगल इंपॉर्टेंस है। तो पहले है इंश्योरेंस इज़ बेस्ड ऑन ट्रस्ट एंड गुड फेथ। तो लॉ के अंदर इंश्योरेंस के बारे में ये बताया गया कि लोगों के ऊपर एक ट्रस्ट और गुड फेथ को प्रमोट करता है कि लोग इंश्योरेंस कंपनी पर ट्रस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये इंश्योरेंस कंपनी ऐसी होती हैं कि ये धोखा नहीं देती है। अगर कोई धोखे वाली कंपनी हो, ऑब्वियसली उस पर कोई इन्वेस्ट करेगा ही नहीं ना। तो कंपनीज हमेशा जो भी इंश्योरेंस देती हैं नॉर्मली ट्रस्टेड होती हैं, और सबको पता होता है कि अगर हम इन पे इन्वेस्ट करेंगे, कल को हमें ज़रूरत पड़ी तो ये देंगे। उसके अलावा द इंश्योर्ड मस्ट टेल द ट्रुथ अबाउट देयर हेल्थ एंड प्रॉपर्टी। और जो बंदा अपनी प्रॉपर्टी जो है, क्या कहते हैं, इसके ऊपर अगर हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाह रहा है, यानी कि प्रॉपर्टी के ऊपर अगर इंश्योरेंस लेना चाहता है या हेल्थ इंश्योरेंस लेना चाह रहा है अपने जिस्म के ऊपर, तो उसके बारे में कम्प्लीटली जो है कंपनी को बताया, यानी कि कंपनी को क्लियरली बताया कि कल को अगर मैं बीमार पड़ गया, क्योंकि मुझे फ़लाँ बीमारी अभी से लग गई है, और अगर कल को मैं ज़्यादा बीमार पड़ गया तो तुम मुझे पैसे दोगे, कंपनी मुझे पैसे देगी। और वो प्रॉपर्टी के अगर इंश्योरेंस उसने ली है तो प्रॉपर्टी के बारे में हर चीज़ जो है कंपनी को बताया कि जो मेरी प्रॉपर्टी है वो एक ऐसी लोकेशन पे है जहाँ पे चांसेस हैं कि वो डैमेज हो सकती है, अर्थक्वेक आ सकता है, या उस जल सकती है, वो प्रॉपर्टी तबाह हो सकती है, इसलिए मैं आपसे इंश्योरेंस ले रहा हूँ। यानी कि कंपनी को प्रॉपर्ली बताया कि वो क्यों इंश्योरेंस ले रहा है, ये चीज़ भी हमें लॉ ने कहा है। फॉल्स इन्फॉर्मेशन कैन कैंसिल द पॉलिसी। और यहाँ पे ये कह रहे हैं कि अगर कंपनी को अगर आप झूठी बातें बताओगे प्रॉपर्टी की, तो फिर आपको इंश्योरेंस नहीं मिलेगा। और साथ में कंपनी के ऊपर भी ये बुलाया होता है कि कंपनी जो है उस बंदे को जिसको इंश्योरेंस चाहिए उसको अगर गलत बातें बताएगी, झूठी बातें बताएगी कि हम आपको पैसे देंगे, बाद में अगर वो नहीं देगी या पॉलिसी में कोई गड़बड़ कर देगी, तो उन लोगों के लिए भी ये कहा गया कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल किया जाएगा। लॉ मदद करेगी ऐसे लोगों की जो झूठी एग्रीमेंट्स करते हैं, गलत हरकतें करते हैं इंश्योरेंस में। इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स आर गवर्न्ड बाय इंश्योरेंस लॉज ऑफ द कंट्री। और जितने भी इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं वो इंश्योरेंस लॉज के साथ रन होते हैं। अब इंश्योरेंस लॉज क्या है उसके ऊपर मैंने पूरी अलग से वीडियो बनाई है, आई का साइन आपको यहाँ पे टॉप पे दिख रहा होगा, उनके अंदर आप इंश्योरेंस की पूरी प्लेलिस्ट आपको यहाँ पे दिखेगी। तो इंश्योरेंस के सारे लॉज आप वहाँ से जान सकते हैं, ताकि आपको फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो आपको पता हो इंश्योरेंस के बारे में, ठीक हो गया। तो इसलिए इंश्योरेंस की वीडियो लाजमी देखिएगा इंश्योरेंस लॉज की, ठीक है। तो यानी कि लॉज जो है ख़ुद भी प्रोटेक्ट करती है। अगर कल कोई आपसे कहता है ना कि मैं पैसे नहीं दे रहा, कंपनी कहती है पैसे नहीं दे रहा, तो आप इंश्योरेंस लॉज की मदद के थ्रू कोर्ट उनको लेके जा सकते हैं, ठीक है। ड्यूटीज़ ऑफ द इंश्योर्ड, गिव ट्रूथ इन्फॉर्मेशन टू द कंपनी। अगर आप कोई किसी भी रीज़न के लिए कंपनी के पास आ रहे हो, अगर हेल्थ इंश्योरेंस के लिए आ रहे हो, तो अपनी हेल्थ की इन्फॉर्मेशन प्रॉपर्ली दें, सच्ची दें। ऐसा ना हो कि आप झूठी बीमारियां बता दें उनको, ठीक है। तो आपकी बीमारियां सच्ची होनी चाहिए। या अगर आपकी गाड़ी के इंश्योरेंस आप ले रहे हो तो आप गाड़ी के बारे में सारा कुछ उनको बताएं। ऐसा ना हो गाड़ी का नंबर प्लेट कोई और हो, आप अब गाड़ी का नंबर प्लेट कोई और कंपनी को दे दो। तो इस तरह की भी छोटी छोटी गलतियाँ आपने नहीं करनी, सही वाली इन्फॉर्मेशन देनी है। पे द प्रीमियम रेगुलरली। और जो प्रीमियम यानी कि जो अमाउंट जिस तरह से सेट की गई है उस पॉलिसी में, यानी कि एग्रीमेंट के अंदर जो चीज़ें सेट की गई हैं उस हिसाब से आपको पेमेंट देनी चाहिए, यानी कि प्रीमियम देना चाहिए, ठीक है। अब आपकी मर्ज़ी, आप रेगुलरली दो, आपकी मर्ज़ी है वीकली दो, आपकी मर्ज़ी है महीने बाद दो या साल बाद दो, या आपकी अपनी मर्ज़ी होती है। तो कंपनी आपसे पूछ लेती है कि आप कितने वक्त
वक्फे में पैसे देना चाहते हैं, ठीक है, यानी कि प्रीमियम देना चाहते हैं। फाइल द क्लेम ऑन टाइम। यहाँ पे कह रहे हैं कि जिस वक्त एक्सीडेंट हो आपको चाहिए कि उसी दिन ही या उससे 1 या 2 दिन के वक्फे में आप जो है क्लेम कर दें। ऐसा ना हो कि एक्सीडेंट आपका 1 साल पहले हुआ हो, आप 1 साल बाद आ रहे हो, तो इस तरह की हरकत नहीं करनी। यानी कि जब भी आपको लगे कि ज़रूरत है पैसों की और जिसकी पर्पज़ के लिए आपने वो पैसे जमा कराएं उसी वक्त तो ज़रूरत पड़ी है, तो आप फटाफट जो है उसी वक्त ही क्लेम करें, ठीक है। यानी कि अगर आपको हॉस्पिटल के पैसे चाहिए, आपकी फैमिली में कोई बीमार पड़ गया है, तो आप फटाफट जो है क्लेम कर लें, ठीक है। ऐसा ना साल तक आप वेट करें तो उस तरह मसला बनता है बाद में। फॉलो द रूल्स ऑफ द पॉलिसी, और जो भी पॉलिसी बनाएगी कंपनी की उनको फॉलो करना चाहिए। अगर इंसान इंश्योरेंस ले लेता है और उस कंपनी की पॉलिसीज़ को फॉलो नहीं करता, बाद में फिर उस बंदे के लिए भी मसला बनता है। मसले बहुत सारे बनते हैं कि अगर आप पैसे टाइम पे नहीं दोगे तो चांसेस है कि आपकी इंश्योरेंस पॉलिसी बाद में कैंसिल हो जाए, या आप उनके रूल्स रेगुलेशंस को सही से फॉलो नहीं करें, यानी कि किस अकाउंट में पैसे सेंड करने हैं और कितने वक्फे में देना है, सारा कुछ सही से फॉलो नहीं करोगे तो बाद में फिर आपके लिए मसला बनता है। इसलिए पॉलिसीज़ को फॉलो लाजमी करना चाहिए। ये ड्यूटीज़ है इंश्योर्ड पे। इंश्योर्ड वो बंदा होता है जो कंपनी से इंश्योरेंस लेता है। अब दूसरे बंदा है यहाँ पे ड्यूटीज़ ऑफ द इंश्योरेंस कंपनी। अब ये वो लोग हैं जिनको हम कहते हैं इंश्योरेंस कंपनी, यानी कि वो लोग हैं जिन्होंने इंश्योरेंस देनी है आपको और आपसे पैसे लेके जमा कराने हैं। अब इन पे क्या ड्यूटी लगती है? इन पे ये ड्यूटी लगती है कि प्रोवाइड क्लियर पॉलिसी टर्म, यानी कि इन पे ये ड्यूटी लगती है कि अपने एग्रीमेंट के अंदर पॉलिसीज़ के टर्म्स एंड कंडीशंस और हर चीज़ क्लियरली आपको बताएं। उसके अलावा कलेक्ट प्रीमियम एंड इशू पॉलिसी डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पे ये बात लिखी गई है कि प्रीमियम को प्रॉपर्ली ये लोग कलेक्ट करें, यानी कि कंपनीज इतनी रिस्पॉन्सिबल हों कि अगर कोई बंदा इनको पैसे दे रहा है यानी कि प्रीमियम दे रहा है तो उनको प्रॉपर्ली कलेक्ट किया जाए। उन पैसों को कलेक्ट करने वाला कोई बंदा इनकी कंपनी में होना चाहिए, ठीक है। और अगर कोई डॉक्यूमेंट या नई पॉलिसी बन रही है तो वो डॉक्यूमेंट एंड पॉलिसी भी फ़ौरन ये लोग बना के उन लोगों को भेजें जो इनकी कंपनी के साथ इंश्योरेंस पॉलिसी ले चुके हैं। आगे लिखा है सेटल क्लेम्स फेयरली एंड क्विक। और जो भी ये क्लेम्स इनके पास आते हैं, यानी कि कोई भी बंदा जिसने इनसे इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, उनको हर महीने या हर साल पैसे दिए हैं, तो वो अगर क्लेम कर रहे हैं कि हमारी प्रॉपर्टी अब डैमेज हो गई है या गाड़ी डैमेज हो गई है, तो आपसे जो हमने इंश्योरेंस ली है उस गाड़ी की, उसके हमें पैसे चाहिए अब, क्योंकि हमने आपको जमा कराया है। तो वो क्लेम इनके पास अगर आया है तो इन कंपनीज़ की ड्यूटी बनती है कि फ़ौरन उन क्लेम्स पर रिएक्ट करें, फेयरली रिएक्ट करें। ऐसा ना हो कि क्लेम आए और आप हफ्ते बाद महीने बाद उनको पैसे दे रहे हो, इस तरह फिर नुकसान होता है उनका, ठीक है। खुदा ना करे किसी बंदे की अगर इमरजेंसी लगी हुई है, किसी की हेल्थ इंश्योरेंस की लगी थी क्लेम लगी थी और उसने हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी आपसे ली है, वो बंदा बहुत क्रिटिकल कंडीशन में, और आप कहते हो नहीं हम बाद में क्लेम के पैसे दे देंगे, वो तो इसका कंपनी का रेपुटेशन भी ख़राब होता है। तो कंपनीज़ को चाहिए कि वो हेल्थ इंश्योरेंस होगी या कोई भी ऐसी चीज़ सिचुएशन होगी जिसमें इमरजेंसी में उनको पैसे देने हैं, तो वो उनको चाहिए कि जल्दी से इन क्लेम्स को सुने, ठीक है, और फेयरली रिएक्ट करें। गाइड द इंश्योर्ड एंड द ऑफर कस्टमर सपोर्ट। यहाँ पे चाहिए कंपनीज़ को चाहिए कि जो इंश्योर्ड है, जो उनके पास आके लोग जो कस्टमर्स हैं, ठीक है, इंश्योर्ड को कस्टमर्स कहते हैं, तो कंपनी को चाहिए कि जो उनके कस्टमर्स हैं जिनको इंश्योर्ड भी कहा जाता है, इनको सही से गाइड करें अपनी कंपनी के बारे में, क्योंकि बाजू का कस्टमर्स ऐसे भी होते हैं ना जिनको नहीं पता होता इंश्योरेंस कंपनी किस तरह से वर्क करती हैं, हमें किस तरह से पैसे देने हैं। कुछ होते हैं जिनको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, तो कंपनीज़ को चाहिए इन लोगों को सही से गाइड करें। उसके साथ साथ कंपनी को ये भी चाहिए कि जो कस्टमर्स हैं उनको सपोर्ट करें, यानी कि अगर कस्टमर को नहीं समझ आ रही कि पैसे की ट्रांजैक्शन कैसे करनी है या क्लेम्स कैसे लेने हैं, तो उस पर भी इनकी मदद करें, उनको तरीका सिखाएं, ठीक है। तो ये कंपनी की ड्यूटी बनती है। अब आगे आता है लिमिटेशंस ऑफ इंश्योरेंस, यानी कि लिमिटेशंस क्या अप्लाई होती हैं इंश्योरेंस पे। तो पहला है नॉट ऑल लॉसेस आर रिकवर्ड। यहाँ पे कहते हैं कि अक्सर इंश्योरेंस में हमें अक्सर सारे पैसे नहीं रिसीव होते। ये भी बात हमें इंश्योरेंस कंपनी में बताई गई है कि अक्सर आप पैसे बहुत सारे दे देते हो और कंपनी बाजू का आपको वो पैसे जो आपने ज़्यादा सारे दिए हैं उसमें से सिर्फ आधी अमाउंट आपको देती है, ठीक है। क्लेम प्रोसेस में टेक टाइम, और क्लेम प्रोसेस में बड़ा टाइम लग सकता है, यानी कि आपको अगर हेल्थ पॉलिसी में हेल्थ इंश्योरेंस आपने ली है और अब आप क्लेम उनसे मांग रहे हो कि ऑपरेशन कराना है, ठीक है, आपने हेल्थ इंश्योरेंस लेके पैसे उनको जमा कराए, अब आपको ऑपरेशन की ज़रूरत है, क्लेम मांगा है, अब ऑपरेशन की ज़रूरत 1 हफ्ते के अंदर है और आपको वो क्लेम के पैसे दे रहे हैं 1 महीने बाद, तो ये भी तो गलत है ना। तो ये चीज़ें भी हमें देखने को मिलती हैं इंश्योरेंस कंपनी में। उसके साथ साथ सम पॉलिसीज़ में हैव हिडन कंडीशंस, तो बहुत सी पॉलिसीज़ ऐसी हैं जो अपनी कंडीशंस को छुपा देती हैं, ये चीज़ें भी हमें इंश्योरेंस कंपनी में बहुत गलत देखने को मिलती है। प्रीमियम में इंक्रीज़ बेस्ड ऑन रिस्क, तो जो पैसा है वो रिस्क के अकॉर्डिंग बढ़ भी सकता है, यानी कि अगर एक बंदे को दिख जाए, मिसाल के तौर पे एक बंदा आता है हेल्थ इंश्योरेंस के लिए, ठीक है, हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी के पास, उनसे कहता है कि मुझे आप हेल्थ इंश्योरेंस दे दें।
अब हेल्थ इंश्योरेंस कहती है कि आपको कोई बीमारी तो नहीं लगी, उसने कहा अभी तो नहीं लगी लेकिन बाद में लगेगी। अब इसकी उम्र 10 साल बाद अगर आप देखें, 10 साल बाद इस बंदे को ऐसी बीमारी लग जाती है जो इतनी ज़्यादा कॉस्टली है, जिसके मतलब खर्चे जो है कंपनी पूरी नहीं कर पा रही। तो कंपनी को जब पता चलेगा इस बंदे को ऐसी बीमारी लग गई है जो बहुत कॉस्टली है, लेकिन अभी तक इसने क्लेम नहीं मांगा, तो कंपनी कह सकती है कि आपको बीमारी लग चुकी है, तो आप जो पैसे हमें जमा कराए रहे थे अब आप डबल हमें जमा कराएं, ठीक है, क्योंकि बाद में आपको जो है पैसों की ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी, हम आपको पूरे दे नहीं पाएंगे, ऑपरेशन नहीं आप कर पाएंगे तो ज़्यादा दें। तो ये भी चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं इसके अंदर, ये भी एक नेगेटिव साइड है इंश्योरेंस की। अब कंक्लूजन देख लेते हैं। Insurance is an important part of the life. It helps people and businesses to stay safe from financial trouble during hard time. With the right type of insurance, we can face unexpected events with confidence. यहाँ पे कह रहे हैं कि जो इंश्योरेंस है वो हमें बड़ी हेल्प करती है लाइफ में। उसके साथ यहाँ पे सेकंड पॉइंट पे लिखा है ये हमारी मदद करती है बिजनेसेस के अंदर भी, कि बिजनेसेस जो लॉस पे चले जाते हैं बाद में, लाइक उनकी अगर प्रॉपर्टी डैमेज हो जाए तो वो अपने लॉस को रिकवर करा सकते हैं इंश्योरेंस कंपनीज़ के थ्रू। उसके साथ यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम सही टाइप की इंश्योरेंस कंपनी के पास जाएं तो वो फिर हमारी बड़ी मदद करती है और हम अपने सारे मसलों को कॉन्फिडेंटली हल करा सकते हैं इनकी मदद से। ये हमें क्या करता है कि सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, सपोर्ट प्रोवाइड करता है, पीस ऑफ माइंड प्रोवाइड करता है, ठीक है। ये चीज़ें आपने इसके कंक्लूजन में लिख देनी है, जो आपने ऊपर पढ़ा है उसको शॉर्ट करके कंक्लूजन में लिख देना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब।